बच्चों अगेन वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्लास 12th के रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेफिनेशन कहाँ से आ सकती है, कहाँ से डेरिवेशन आ सकता है, कहाँ से आपका न्यूमेरिकल आ सकता है और कहाँ से आपका केस बेस्ड आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, रे ऑप्टिक्स से एक केस बेस्ड जरूर आता है। ठीक है, तो 4 नंबर हमारा यहाँ से जरूर है, एक केस बेस्ड के लिए और दूसरा डेरिवेशंस के लिए भी हम बात करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक है लाइट। लाइट हमें पता है कि वो एनर्जी होती है जिसके वजह से हम अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, लाइट अगर हमारा किसी भी सरफेस पे पड़ता है तो वो 3 प्रोसेस को शो करता है। हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात किया है कि भाई अगर लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ रहा है तो वो 3 चीज शो करता है। एक रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, ठीक, और तीसरा क्या बेटा, तीसरे वाली चीज को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, और थर्ड वाला है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मान लीजिए अगर लाइट वन मीडियम से चल रही है, फर्स्ट मीडियम से चल रही है और बाउंड्री पे टकराने के बाद फिर से वन मीडियम में पहुंच जाती है। अगर लाइट फर्स्ट मीडियम से चलने के बाद फिर से फर्स्ट मीडियम में पहुंच जाए तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। मान लीजिए ये सरफेस हमारा, लाइट इस पर पड़ रही है, लौट के फिर वापस आ जा रही है। मतलब अगर लाइट फर्स्ट मीडियम से ट्रेवल करती है और किसी बाउंड्री पे टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अगर लाइट एक मीडियम से चले और सेकेंड मीडियम में जाके निकले, ठीक है, फर्स्ट मीडियम से चलने के बाद सेकंड मीडियम में निकले, जस्ट लाइक अगर हम एक बल्ब को ले लेते हैं या टॉर्च को ले ले, उसमें एक मिरर लगा दे रहे हैं, ठीक है, एक प्लेन मिरर लगा दे रहे हैं, ग्लास लगा दे रहे हैं, तो लाइट उस पर पड़ती है और उस अगले मीडियम में निकल जाती है। या हम पानी के अंदर अगर टॉर्च चलाएं तो लाइट हमारा पानी के पार करते हुए एयर में आ जाती है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर कुछ लाइट जो ऐसी होती हैं जो एक मीडियम से जाने के बाद बाउंड्री के अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हर प्रोसेस में ये तीनों चीजें होती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली ना ही रिफ्लेक्शन दिखाता है, ना ही रिफ्रैक्शन दिखाता है, ना ही एब्जॉर्प्शन दिखाता है। ठीक, चलिए, तो हमें यहाँ पे पढ़ना था रिफ्लेक्शन का नियम जो है वो हम सब लोग पढ़ चुके हैं, ये सब बेसिक चीजें हैं तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा पहला टॉपिक होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अगर लाइट, एक ये सरफेस है मान लीजिए, अगर लाइट रेयरर से, सॉरी एक मिनट, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर जा रही हो, पहला केस क्या बेटा कि डेंसर से कहां जा रही है, रेयरर में। ठीक है, तो लाइट जब जाती है तो ये ऐसे जा रही है, नॉर्मल के टूवर्ड्स जाती जाएगी, जाती जाएगी, जितना इधर जाएगा। ठीक है, जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है तो वो नॉर्मल से अवे भागती है। तो अगर हम एंगल बढ़ाते जाएं, मतलब इंसिडेंट एंगल अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो नॉर्मल से ज्यादा दूर चलती चली जाएगी। मान लीजिए एक कोई कंडीशन ऐसा आता है कि हम इंसिडेंट एंगल को इतना ज्यादा बढ़ा दें, इन सबको एक ही पॉइंट से ले लीजिए, मान लीजिए ये भी इसी पॉइंट से निकल रही हो, ठीक है, इसको भी आप इसी पॉइंट से ले लीजिए और इनको भी आप इसी पॉइंट से ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि अगर पहले वाला केस क्या था कि ये एंगल आई था और ये एंगल आर था। ठीक है, I1 और R1 मान लेते हैं। हम किसी भी सरफेस पे एक इंसिडेंट एंगल डालते हैं तो वो रिफ्रैक्ट होकर चली जा रही है, नॉर्मल से टूवर्ड्स जा रही है। ठीक, फिर दूसरा कोशिश करते हैं हम लोग कि फिर अगर डालें, आई एंगल इस बार बढ़ा देते हैं, I2 बढ़ गया, इंसिडेंट एंगल से थोड़ा सा बढ़ गया तो ये थोड़ा सा और झुक गया, R2 जो है। फिर एक कंडीशन ऐसा आ जाए कि हमारा इंसिडेंट एंगल इतना हो जाए कि रिफ्रैक्शन हमारा जो हो वो 90 डिग्री पे दिखाए। ठीक, तो अगर इसी एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, मतलब हमारा कहता क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि हम जब लाइट को डेंसर से रेयरर लेके जाएं तो अपने इंसिडेंट एंगल को इतना बढ़ाएं कि उसका रिफ्रैक्शन जो हो वो नॉर्मल से 90 डिग्री बना ले। मतलब कि जिस बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन और ये दिखा रहा था वो उसी बाउंड्री पे शो होने लगे, मतलब ये रिफ्रैक्शन जहां से होना चाहिए था वो उसी पे अगर मोशन करने लगे। ठीक,
तो फिर हम एक लास्ट इसके बाद अपने इंसिडेंट एंगल को इतना बढ़ा दे कि लाइट जो है वो सेकेंड मीडियम में न जाके बेटा उसी मीडियम में वापस आ जाए। तो इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा एंगल आई और एंगल आर हो जाएगा। तो मतलब कि लाइट एक बार मीडियम से इतना इंसिडेंट उसका बढ़ा रहे हैं कि रिफ्रैक्शन ना होने के बावजूद क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए। तो उसी को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, इसके लिए दो कंडीशन होती है। पहला कंडीशन ये है कि लाइट हमेशा डेंसर से रेयरर जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि जो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल होता है जहां पे हमको रिफ्रैक्शन जो हो वो 90 डिग्री पे देखने को मिले। ठीक है, बात समझ रहे हो आप हमारा? ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अपने सेकंड टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा एडजॉइनिंग ऑफ थिन लेंस। ठीक है, दो या दो से ज्यादा थिन लेंस को अगर ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या होता है। चलिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई फिगर में कि हमने एक पहले लेंस L1 लिया, फिर हमने लेंस L2 लिया। ठीक है, हमने जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा तो इसका इमेज यहां से टकरा के कहां पे बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, आई डैश पे। ठीक है, यहां से कहां टकरा के बन रहा है, आई डैश पे। ठीक, लेकिन जब दूसरा लेंस आया तो दूसरे लेंस को ये जो आई डैश है ना बेटा, ये किसकी तरह काम कर गया, ये आई डैश हमारा काम कर रहा है पहले वाले दूसरे वाले लेंस के ऑब्जेक्ट की तरह। तो आई डैश यहां पे टकरा के फिर से उसका इमेज बन रहा है कहां पे, आई पे। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट ओ पे था, सबसे पहला एक इसका इमेजनरी इमेज बनता है आई पे। ठीक, उसके बाद जो दूसरा इसके इमेज बन रहा है, दूसरा इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, आई पे। मतलब मेन इमेज इसका बन रहा है आई पे, लेकिन बीच में भी आई डैश पे इमेज बना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वाले को ऑब्जेक्ट वाले डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, यू। ठीक, दूसरा वाला जो बना था उसको वी डैश मान लेते हैं, अरे पहले वाले को, और फाइनल इमेज वाले डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, वी। तो अगर हम पहले वाले लेंस को करें, सेकंड वाले लेंस को इग्नोर कर दो, तो पहला कंडीशन क्या बनेगा, 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u। ये कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला बराबर क्या होता है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा वाला, पहला वाला लेंस अगर हटा दे तो दूसरे वाले के लिए 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होना चाहिए था, लेकिन u इसके लिए क्या है, आई डैश वाला चीज, तो v डैश है तो पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे को ऐड कर दें। तो ध्यान दीजिएगा कि 1/v डैश यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, कैंसिल आउट हो जाना है। तो क्या बचेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, क्योंकि इसको थर्ड मान लिए, ऊपर नीचे हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए अगर, तो हमें ये पता है कि 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। ठीक, अगर ये दोनों एक लेंस होते, कंबाइन हो जाते, क्योंकि थिन लेंस की बात कर रहा है, कंबाइनिंग की बात कर रहा है, तो इनको अगर कंपेयर करें पहले तीसरे और चौथे को, तो यहां से क्या मिल रहा है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो अगर ढेर सारे लेंस कंबाइन होंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक, और मान लीजिए अगर इसी में आपको बोल देता है कि पावर बताइए इनका, पावर कितना होगा, तो वो कह देंगे कि सर 1/f बराबर p होता है, तो p इज इक्वल टू कितना भाई, p1 प्लस p2 प्लस डॉट 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 pn तक। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन यहां से एक डेरिवेशन यहां से आ सकता है। ठीक है, दूसरा, अब आगे इसको आप कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे और क्या आ सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है इस वीडियो का, वो है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस सिंपल माइक्रोस्कोप में हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप हम बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन आपका सिलेबस में केवल सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो इस सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसके मदद से हम एक छोटे से इमेज को बड़े करके देख पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर इसका डेरिवेशन आता है, इसका फिगर आता है 4 नंबर 5 नंबर में, तो उसको आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम एक लेंस को कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो हमारा एक लेंस है, हमने इस लेंस को ले लिया और हमने एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी को। ठीक है, ये ए बी जो है बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए बी हमारा एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, और मान लेते हैं कि जब ए बी से लाइट जा रही है, तो ये ए बी यहाँ पे एक आई पीस रखा हुआ है जहां से हम देख रहे हैं, तो ए बी का इमेज बन कहां रहा है, यहाँ पे पीछे थोड़ा सा दूर, ए डैश बी डैश। और यहाँ पे जो एंगल इसके बन रहा है ए डैश ए डबल डैश से, उसको माना है हमने अल्फा, और इस बड़े वाले को क्या माना हमने, बीटा। ठीक है, बड़े वाले को क्या माना हमने, बीटा। मतलब देखिए ऐसा क्यों माना गया कि भाई ए डैश जो ए बी होगा वो ए डैश बी डैश के
बराबर होना है, ठीक। तो इसलिए हमने इसको अल्फा माना और इसको क्या माना, बीटा माना। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज कि यहां पर अगर हम देखें मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, बीटा बाई अल्फा, यानी tan b अपॉन में tan अल्फा। लेकिन अगर tan बीटा की वैल्यू निकालना चाहें हम तो वो कितना होना है बेटा, tan b की वैल्यू कितनी होगी, ab अपॉन में कितना, एक मिनट सॉरी, ये छुटकू वाले महाराज हैं, हाँ सही है। देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल को ले लो, ए बी ओ को ले लो, तो tan बीटा बराबर कितना होना है, ए बी अपॉन में ओ बी, ठीक। लेकिन अगर अल्फा की बात करें तो ए डबल डैश अपॉन में बी डैश और अपॉन में कितना बेटा, ओ बी डैश, ठीक है, ओ से लेके बी डैश की दूरी। लेकिन हमको ये पता है कि ए डबल डैश अपॉन में बी डैश किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो हमने यहाँ पे रख दिया, ए बी से ए बी कट जाएगा, बचेगा क्या, ओ बी अपॉन में ओ बी डैश, ठीक, सॉरी ओ बी डैश अपॉन में ओ बी, तो ओ बी डैश ओ बी डैश, वेयर इज दिस डी, लेफ्ट साइड है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेंस के जो भी चीजें लेफ्ट साइड होती है वो निगेटिव होती हैं, तो ये माइनस डी हो गया, और एक्स भी निगेटिव है तो माइनस डी बाई एक्स, माइनस से माइनस कट जाना है, एम बराबर कितना आ जाना है, डी एक्स, ठीक। चलिए अच्छा, तो अगर हम, लेकिन उसके बाद एक तो ये हमारा डिस्टेंस दोनों दिया हुआ है, ये हमारा इमेज डिस्टेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो निकाल लेंगे हम मैग्निफिकेशन कितना आएगा। लेकिन अगर हमें फोकल लेंथ के उसमें चाहिए, फोकल लेंथ दिया हो और पूछे आपसे, मैग्निफिकेशन दिया हो, फोकल लेंथ दिया हो और पूछ दे कि बताओ कितने डिस्टेंस पे बनेगा, या फिर बोल दे आपसे कि मैग्निफिकेशन ये है और इतने डिस्टेंस पे बन रहा है, तो बताइए उस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, तो इसके लिए हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। मतलब अगर यहां से एक दो नंबर के ये भी एमसीक्यू भी आ जाते हैं तो वो भी हम यहां से कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। वहां से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हमारा एक क्वेश्चन जरूर आता है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मे भी बहुत ज्यादा चांस है बेटा कि उससे हमारा केस बेस्ड आ जाए, ठीक। तो हम उस पर अब गौर करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमारा जो तीसरा लास्ट टॉपिक है वो है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यहाँ पे हम दो लेंस को लेते हैं, ठीक है। एक लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसलिए इसको डिनोट करते हैं ओ से, और एक को कहते हैं आईपीस, ठीक है, आईपीस। यहाँ पे काम क्या करता है, इसको हमारा काम क्या है, हम इसकी मदद से, हम लोग सबको पता है, इसके नाम के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, तो हम लोग मतलब ऊपर अंतरिक्ष की चीजों को यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखेंगे जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, उस इन्फिनिट दूरी पे ऑब्जेक्ट को हम डी डिस्टेंस पे देखना चाह रहे हैं, ठीक है, और लार्ज में देखना चाह रहे हैं, अच्छे से देखना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट रखते हैं ओ, यहां से ये क्या करता है, इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट को, हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनता है, फोकल लेंथ पे, तो हम इसको वहां से शिफ्ट करते हैं कहां पे, अपने इस एफओ यानी बेटा की फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पे, यहां पे हम इस ऑब्जेक्ट के इमेज को शिफ्ट करते हैं, जो कि बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। फिर इस छोटे से इमेज को हम क्या करते हैं, दूसरे लेंस की मदद से बड़े में देखना चाहते हैं, तो ये लाइट पहले यहां से आती है, पैरेलल आती है, फोकस पे पड़ती है, फोकस पे इमेज बनता है, जो इमेज है ए डैश बी डैश, फर्स्ट इमेज फॉर्म होता है, ठीक। देखिए टेलीस्कोप में दो इमेज फॉर्म हो रहे हैं, पहला इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, एफओ पे, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पे, तो ए डैश बी डैश पे बनता है। फिर यहां से लाइट बैक होती है और इमेज बनता है हमारा कहां पे, अब बी डैश ई पे, ये हमारा फोकल आईपीस के थोड़ा सा दूर पे है, जो आईपीस का फोकल लेंथ होगा वहां से थोड़ा दूर है, और ये चीज यहां से लेके इनफाइनाइट दूरी तक बन सकती है, ठीक। वो हम उसको अरेंज करते हैं कि हम उसको कहां देखना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे ये हमारा ये चीज अरेंज हो जाता है, मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग है कि हमको कहां पे देखने को मिलेगा, जहां हम स्क्रीन लगा दें बीच में, ठीक। तो यहाँ पे वही चीज है कि m इक्वल टू कितना होता है, बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा, छोटे एंगल के लिए जो एंगल होता है वो उसके tan के बराबर हो जाता है, उनका रेशियो, ठीक है। तो tan बीटा अपॉन में tan अल्फा हो जाएगा, इसको चेक करेंगे तो ये हमारा ऐसे सॉल्व करने पर m इक्वल टू कितना आना है, माइनस एफ नॉट अपॉन में यूई हमारा लेंथ है, ठीक है, जो ये ऑब्जेक्ट के लिए है, मतलब सेकेंड आईपीस से हमारा इमेज कितने दूरी पे बना था वो हमारा ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, तो यूई है, ठीक। लेकिन अगर हमको डी डिस्टेंस के फॉर्म में चाहिए तो m बराबर होता है माइनस एफ नॉट अपॉन में एफ ई, मतलब आईपीस का ये फोकल लेंथ और उसके साथ किसका रेशियो, ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ का, और 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी। अगर ये डी इनफाइनाइट हो जाएगा, मान लीजिए अगर हम इसको इनफाइनाइट पे कर दें, इमेज हमारा इनफाइनाइट पे बनने लगे, तो m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एफ ओ अपॉन में एफ सी, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, ये हमारा
आज का ये टॉपिक रे ऑप्टिक्स यहाँ पे खत्म होता है। हाँ, अब एक लेटरल शिफ्ट शायद छूटा होगा तो वो आप देख लीजिएगा, उसमें डेरिवेशन उतना है नहीं, वहां से आ सकता है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म से आ सकता है। तो वहां से केवल डेफिनेशन आने वाले हैं, जैसे कि अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन से एक न्यूमेरिकल आ जाता है, लेकिन जो भी मेन न्यूमेरिकल्स हैं वो यहीं से आने वाले हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और केस बेस्ड भी आ सकते हैं और डेरिवेशन भी आ सकते हैं। तो आप इसको काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसे वर्क करता है, क्या होता है, उसके यूज क्या होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।